हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस ईडू पॉइंट पर स्वागत है। तो भाई आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताएं कि अगला वीडियो जो आएगा टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, उसमें से आपको 14 फरवरी के मैथ के पेपर में प्रथम पाली प्लस द्वितीय पाली में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा भाई। तो वही वीडियो लेकर चले आए हैं। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है भाई। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे बाद में जब एग्जाम देकर निकलेंगे तो। क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ से छपने वाला है भाई, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो अभी आपको जस्ट यहाँ पे समझ में आएगा जब सॉल्यूशन करेंगे। तो सारा क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं भाई। टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। हर एक टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं भाई, और सभी का सोल्यूशन देने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल देंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितना नया नया क्वेश्चन बन सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है भाई, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक धैर्य बनाकर यहाँ पे देखना है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। आप अभी तक रटते आए हैं ऑब्जेक्टिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देंगे, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा भाई कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसब्री से इंतजार था, तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे लास्ट तक आपको बने रहना है, केवल भागना नहीं है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फिर पछताएंगे भाई। सारा क्वेश्चन जब इसी से देखने को मिलेगा तो आपको 2-2.5 घंटा का लगभग वीडियो बनेगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्कशन यहाँ पे क्या है, तो इसमें आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पे प्रथम पाली में नहीं, प्रथम पाली प्लस द्वितीय पाली दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए यहाँ पे जो भी पाली में आपका एग्जाम है आप दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर प्लस गेस क्वेश्चन इसमें दोनों ऐड किए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो √3 एक क्या है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ए में है परिमेय संख्या, बी में प्राकृत संख्या, सी में अपरिमेय संख्या, डी में नन ऑफ दीज दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस आपको रटना नहीं है, सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करना है। जब रटोगे तो वहाँ जाकर आप भुला जाओगे। तो यहाँ से आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको डिजिट माना कि चेंज भी कर दिया जाएगा, तो इस थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन होता है तो आपको पता रहेगा, तो आप बना लेंगे। अगर आप रटेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखना है भाई, ताकि डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जाए तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इजली इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर पाएँ। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस तरह के परिमेय और अपरिमेय से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरी देते हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इजीली बना पाएंगे। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है भाई, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, आपको पता भी है। लेकिन इसके लिए एक शर्त क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता है। अब बात यहाँ पे है कि कुछ ऐसे संख्या आपको मिलेगा। सबसे पहले रूट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो रूट से ही यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। रूट के अंदर वाला जो देखिए संख्या रहेगा उस परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पहचानने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको हम बताते हैं। जैसे रूट के अंदर मान लिया जाए 4 है, तो क्या 4 जो है किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो 2 का स्क्वायर है। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि रूट के अंदर वैसा संख्या रहना चाहिए जिसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल पाओगे। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। या तो इसका विपरीत आप सोच सकते हैं कि रूट के अंदर किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगा, रूट वाला परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से और उदाहरण लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए 16 है, तो 16 आपसे पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो आपको रटना नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि 16 किस संख्या का वर्ग है, ठीक है, किस संख्या का वर्गमूल है। तो 16 जो है 4 का, यहाँ पे इसका वर्गमूल हो जाएगा। या तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि 16 जो है किस संख्या का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल यहाँ पे किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 भी क्या हो जाएगा भाई, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी सिंपल ट्रिक आपको समझना है कि रूट के अंदर वैसा संख्या रहना चाहिए जिसका वर्गमूल आसानी से आप निकाल पाएँ, वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट इसका साइन आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको रूट के अंदर 7 दे दिया जाए, तो क्या 7 का वर्गमूल आप निकाल पाओगे?
7 किसी भी संख्या का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो 7 यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको सोचना है। इसी तरह से और जैसे मान लिया जाए आपको दे दिया जाए रूट के अंदर 13 और पूछा जाए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपको सीरियल नंबर से मिलेगा भाई। उसके बाद कितना क्वेश्चंस बनेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे आप निकालने वाले हैं, जिस तरह से यहाँ पे समझाएंगे। यहाँ पे रूट के अंदर जैसे मान लीजिए 13 है, अब पूछ लिया जाए आपसे कि रूट 13 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर यहाँ पे 13 है, देखिए 13 का वर्गमूल तो आप निकाल नहीं पाओगे। 13 जो है किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो रूट 13 भी क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता चल गया। और एक तरह से और देखिए आपको पूछा जा सकता है परिमेय और अपरिमेय। कुछ ऐसा संख्या आपको देखने को मिलेगा जो P/Q के रूप में नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जैसे 7 आपसे पूछ दिया जाए कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो 7 परिमेय संख्या है। यहाँ पे वास्तविक में 7 P/Q के रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसको P/Q के रूप में बना सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो बन कर सकते हैं अपना मन से। तो यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे 7 भी अगर केवल रहे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रूट के अंदर 7 कर दिया जाए तो परिमेय नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ जाए 8 क्या है? परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? तो 8 भी अपने आप में परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या 8 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको आप बना सकते हैं 8/1 P/Q के रूप में। तो मेरा उम्मीद है यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बन सकता था परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड, यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको कितना घुरा फिरा के पूछ लिया जाएगा तो आप बना पाओगे। या तो देखिए आपको इस तरह से भी मिलेगा, इसमें 1 से 2 टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लिया जाए 3.14 आपको दे दिया जाए और पूछ दिया जाए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे 3.14 जो है यहाँ पे P/Q के रूप में तो दिख नहीं रहा है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो क्या इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। 3.14 को आप परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पूरा संख्या हो जाएगा 314, दशमलव के बदले 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो बैठा देंगे। क्या 314/100 यहाँ पे P/Q के रूप में बना? बिल्कुल बन गया। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से 1.4 आपसे पूछ दिया जाए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तब 1.4 भी अपने आप में क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव जो काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बटा में, और इसके बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 14/10 आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए 1.4 ... दे दिया जाए, ये पूछा जाए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बोलिए कैसे? तो इसके आगे देखिए ... यानी कि अनंत है। 1.4 यहाँ पे ... दिया हुआ यानी कि अनंत है। इसके आगे कितना अंक है किसी को पता ही नहीं है, तो क्या इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए दशमलव के आगे 1 अंक था जो कि था 4, तब हमें पता है यहाँ पे चला कि इसको हम P/Q के रूप में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1.4 के आगे ... यानी कि अनंत लगा हुआ है, तो इसके आगे कितना अंक है हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले अनंत लगा रहे यानी ... तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इतना के अलावा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से किसी भी तरह से क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिक करते हैं। √3 एक क्या है भाई? तो √3 एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। तो मेरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए भाई 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? चारों ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। ठीक है, इसके पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन इसलिए किए क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको घुरा फिरा के दे दिया जाएगा। ठीक है, डिजिट बदल के, तो इसलिए उसको डिटेल में बताएं। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे आपको सोल्यूशन करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है 2, 10 और 20 के लासा और मासा का आपको क्या बताना है भाई? तो आपको अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले तीनों संख्या 2, 10 और 20 का सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो लासा निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं। 2 बार में यहाँ पे लगाएंगे 1 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 2 × 20 हो जाएगा। 5 बार में लगाएंगे यहाँ पे 1 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10 दूनी 20। इसका क्या आ गया? तो लासा आ गया यानी एलसीएम। और हमें क्या निकालना है भाई? मासा भी निकालना है, तभी तो दोनों का अनुपात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इसका मासा क्या हो जाएगा? 2, 10 और 20 का। तो मासा क्या होता है भाई? जो तीनों संख्या में कॉमन होता है।
तो यहाँ पे भी 2 है और 10 में भी 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 10 को आप 2 गुना 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से 20 में भी 2 छुपा है, 2 गुना 10 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये बेसिक बात आपको पता होगा। तो इसका एचसीएफ यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 दहे 20 कट जाएगा भाई, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है छुपा हुआ। तो यहाँ पे 10:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शंस में दिया है यहाँ पे हम मार देंगे। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो 2 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जा सकता है, उसका हम गारंटी नहीं ले सकते हैं भाई, लेकिन इसके जितना टाइप्स हम कराने वाले हैं इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, आपको बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। डिजिट को चेंज भले ही कर देगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो भी डिजिट दिया हुआ वो भी उठ के आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे भाई जिसका डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन टैप्स सेम ही रहेगा। इसके अलावा कोई टैप्स और बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक टैप्स का क्वेश्चन इसमें हम ऐड किए हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो रट लेते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। आखिर कैसे 1 होता है, क्यों होता है, आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देते हैं यहाँ पे। कोई भी 2 लगातार संख्या आप उठा लीजिए, उसका मासा हमेशा 1 होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए 1 और 2 को हम उठा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 का आप गुणनखंड कितना कर सकते हैं भाई, 1 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 को गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो क्या 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लगातार 1 और 2 ही खाली नहीं है, किसी भी जगह से आप लगातार 2 संख्या उठाइए। जैसे मान लीजिए 3 और 4 हम उठा लेते हैं, तो क्या 3 और 4 में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ कहलाता है, मासा कहलाता है। यानी कि इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे 7 और 6 लगातार उठा लीजिए, तो इन दोनों में भी देखिए 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मासा भी 1 हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर टिक कर देंगे 1। तो मेरा उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चंस पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 23, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 75। तो इसका भी देखिए रूल होता है, एक रूल आप यहाँ पे याद कर लीजिए, बाकी आपको किसी भी तरह से अभाज्य संख्या दे दिया जाए तो आप बना दोगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो रहेगा खुद से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, इसके अलावे और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर से एक बार इसका परिभाषा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ताकि आपको डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जाए तो आप बना पाओगे इस तरह के क्वेश्चन। अभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से कटना चाहिए, यानी अपने आप से, या तो 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए 15 के अगर हम चेक करते हैं तो 15 5 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, और 15 से भी कट जाता है, और 1 से भी कट जाता है। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम 23 को उठाते हैं तो 23 देखिए खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी कि यही हो जाएगा आंसर। इसके अलावा देखिए हम 12 को अगर चेक करते हैं तो 12 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, अपने आप से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे संख्या से कट जाता है। तो ये दोनों भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 23 जो अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आखिर, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आखिर किस तरह से किया जाता है। जब भी आपको किसी भी संख्या दे दिया जाए और उसका पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे पहले उसको आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है, आपको पता भी होगा 96 का में एलसीएम अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा भाई 48, फिर 2 बार में लगाएंगे इसका आधा हो जाएगा 24, फिर 2 बार में लगाएंगे इसका आधा हो जाएगा 12, फिर 2 बार में लगाएंगे इसका आधा हो जाएगा 6, फिर 2 बार में लगाएंगे इसका आधा हो जाएगा 3। 2 2 2 2 यहाँ पे देखिए 5 बार आया है, तो 2 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या आपस में जितना बार गुना होता है उस पर पावर आप उतना चढ़ा सकते हैं। अगर 6 बार आता तो यहाँ पे 2 पर पावर 6 लिखते हैं, 7 बार आता तो 2 पर पावर 7 लिखते हैं, 8 बार आता 2 पर पावर 8 लिखते हैं, जितना बार आता उतना पावर हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं।
तो 2 यहाँ पे 5 बार आया, यहाँ पे 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 मात्र एक बार आया है, तो यहाँ पे 3 हम एक बार ही लिखेंगे। तो 2 पर पावर 5 गुने 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में दिया है हम सिंपल से वहाँ पे टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 पर पावर 5 गुने 3, ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे संख्या भी दे दिया जा सकता है 400, 500, 300 कुछ भी करके, तो आपको यहाँ पे इस तरह से बनाना होगा। केवल आपको सोल्यूशन करने का टेक्निक पता होना चाहिए, बाकी आपको किसी भी तरह से आपको वहाँ पे संख्या चेंज कर दिया जाए तो आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखिए बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव घुमा के आपको पूछ सकता है, कौन कौन सा अभी जस्ट आपको हम समझाने वाले हैं। HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, तो यहाँ पे दिया गया है गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का मान हमें दिया गया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही तो दो संख्याओं का गुणनफल हुआ। तो इसका मान हमें दिया गया है कितना भाई, तो 8670 दिया गया है। 8670 हमें यहाँ पे पुट कर देना है। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर करेंगे, और यहाँ पे दिया गया है देखिए, और उसका मासा 17 है, तो यहाँ पे मासा यानी HCF होता है, इसका मान हम 17 रख देंगे। हमें निकालना क्या है, तो इनका लासा निकालना है। यहाँ पे LCM का LCM ही छोड़ देंगे, क्योंकि LCM का मान हमें निकालना है। अब यहाँ से देखिए आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस को घुमा सकता है। आपको जैसे मान लिया जाए दो संख्या आपको दे दिया जाएगा अलग अलग, आपको HCF दे दिया जाएगा, आपसे LCM निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आपको LCM दे देगा और दोनों संख्या दे देगा और आपको HCF निकालने के लिए पूछ सकता है, या तो HCF और LCM दोनों देगा और पहली संख्या दे देगा और दूसरी संख्या आपसे पूछ देगा। तो कितना तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, 3 से 4 टाइप से बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको हर एक टाइप्स को यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे LCM निकालना है, तो यहाँ पे LCM बराबर यहाँ पे लिखेंगे 8670, गुना में 17 इस साइड भेजेंगे, 75 करेंगे, यहाँ पे भागा में 17 हो जाएगा। 17 से भागा 8670 में सिंपल से आप दे दीजिए, जो भी इसका कटपुट का आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 × 5 = 85 यहाँ पे हो जाएगा भाई। यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, 17 × 17 यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद 0 है 0 लगा देंगे। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 510 हो जाएगा। जो भी ऑप्शंस में दिया है वहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो देखिए 510 ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया है, छो का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत होती है, ये आपको पता भी होगा। तो 7 भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया भाई, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अभी जस्ट आपको हम बताएं कि परिमेय संख्या से जितना टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता था सभी क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे 8वां में उसी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है, चारों में से कौन सा सही होगा जल्दी से यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ए में दिया गया है √5, बी में दिया गया है 2√3 और सी में दिया गया है 4 - √5 और डी में दिया गया है अंडर यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके अलावा ये सारा ऑप्शंस जो भी दिया गया है इसका वर्गमूल आप इजीली नहीं निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, दशमलव में चला जाएगा। तो इसका वर्गमूल हम सीधा सीधी निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 4 होता है, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन एक बार और यहाँ पे रिवाइज हो गया है, यहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिया गया है केवल, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए फटाक से इसको बनाते हैं। 5, 15 और 20 का लासा और मासा का अनुपात आखिर कितना होगा। यहाँ पे तीनों संख्या लिखेंगे 5, 15 और 20। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है। यहाँ पे देखिए 5 बार में लगाएंगे, यहाँ पे 5 से 1 5 कर देगा, 5 × 15 5 × 20 कर देगा, 5 × 15 15 × 60। यहाँ पे इसका LCM हो गया। इसका HCF क्या होगा भाई, तो इसका HCF देखिए 5 के अलावा और कुछ भी मिलता जुलता नहीं है।
क्योंकि जैसे आपको 5, 15 और 20 का आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो आप इजीली निकाल ही लोगे, लेकिन एचसीएफ भी आपको इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को आपको गुणनखंड करना होगा, जो भी मिलता जुलता रहे यानी कि उभयनिष्ठ रहे वही उसका एचसीएफ हो जाता है गुणा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, 15 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 15 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 3, और 20 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 4। यहाँ पे देखिए 5 के अलावा और कोई भी ऐसा संख्या है जो तीनों में यहाँ पे मिलता जुलता है यानी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा भाई, 5 ही होगा। तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे 60 देखिए 12 बार में कट जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा भाई 12, यहाँ पे 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस में है वहाँ पे हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जा सकता है। आपसे पूछ लेगा कि किसी पूर्णांक यहाँ पे m की जगह और भी कुछ कर सकता है, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे विषम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या और विषम संख्या का रूप आपसे पूछ लेगा, 2 टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसके लिए थ्योरी पता रहना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या का। तो सम संख्या क्या कहलाता है भाई, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या ऐसा संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, ये तो आपको बेसिक बात पता ही होगा। और विषम संख्या ऐसा संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है यानी शेषफल बच जाता है। तो अब हमें चेक करना है यहाँ पे बारी बारी से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अगर यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले ऑप्शंस ए में हम चेक करते हैं, तो एम का जगह अगर 1 धरते हैं भाई बारी बारी से, यहाँ एम के जगह 1, 2, 3 तक हम धर लेंगे तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। अगर सबसे पहला ऑप्शन हम उठाते हैं m+2, तो m के जगह 1 धरते हैं तो 1+2 मिलके कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो 3 तो विषम संख्या है, सम संख्या होगा ही नहीं, तो ऑप्शन से यहाँ से ही गलत हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन उठाते हैं ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में क्या है भाई 2m+1 है। अगर m के जगह हम 1 धरेंगे तो यहाँ पे 2 × 1+1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 भी क्या है भाई विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ पे सी देखते हैं, तो सी क्या है 2m है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर m के जगह हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, जो कि बिल्कुल सम संख्या है। अगर m के जगह यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4, ये भी सम संख्या है। अगर m के जगह 3 पुट करते हैं तो 2 3 6, ये भी सम संख्या है। अगर m के जगह 4 पुट करते हैं तो 2 6 8, ये भी सम संख्या है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पे हमें टिक कर देना है। तो इस टाइप से आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है सम संख्या और विषम संख्या के रूप का। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। आपको केवल लास्ट तक बने रहना है भाई, हर एक चैप्टर का और हर एक टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं। अभी टोटल यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का क्वेश्चन 10 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई, आप लोगों का समझ में भी आया होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप्स को आपको अगर क्वेश्चंस मिलता है तो सबसे पहले हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको 2 संख्या के बीच दिया रहे उन दोनों संख्या को आपको ऐड कर देना है और 2 से भागा लगा देना है। जैसे 0 और 50 यहाँ पे पूछा तो 0 और 50 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सी पे टिक कर देना है। तो 11 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। तो 12 में यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये थ्योरी से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन उठा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका थ्योरी क्या है, जब भी आपको शांत और अशांत पूछा जाए और भिन्न के रूप में कुछ भी दे दिया जाए, तो देखिए इसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको हर का यहाँ पे देखना है, हर में यहाँ पे रहना चाहिए 2m × 5n के रूप का। अब बात रहा आखिर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि m और n का मतलब क्या होता है। तो m और n का मतलब पावर यहाँ पे मानना है आपको। हर में आपको देखना है 2m × 5n का रूप का रहना चाहिए जब भी आपको शांत और अशांत के बारे में पूछा जाए। तो अब हमें यहाँ पे देखिए 1-2 को उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपसे यहाँ पे पूछा जाए 6/8 क्या शांत है या तो अशांत है। 6/8 शांत है या अशांत है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पे
और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ रहे। 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n एक साथ नहीं भी रहेगा, फिर भी शांत और अशांत होगा। ये दोनों में से कोई एक भी रहेगा फिर भी। सबसे पहले फिर से आपको रिवीजन करते हैं। कोई भी भिन्न को आपको यदि चेक करना हो शांत है या अशांत है, तो उसका सबसे पहले हमें हर को यहाँ पे चेक करना होगा और हर को यहाँ पे गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n दोनों है तो भी शांत होगा, या तो दोनों में से कोई एक है फिर भी शांत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 6/8 आपको पूछा जाए शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले इसका हर क्या है भाई, तो इसका हर है 8। हर और अंश में आपको यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश बोले जाता है ऊपर वाले को, हर बोला जाता है नीचे वाले को, आप लोगों को पता होगा। तो हमें यहाँ पे हर का बात किया जा रहा है, तो हर इसका कितना है 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये दोनों जो है इसके अलावा यहाँ पे कुछ अगर आ जाता है तो अशांत हो जाएगा, ये दोनों में से शामिल रहेगा तो शांत होगा। तो हमें यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 मिला, तो इन दोनों में से यहाँ पे देखिए ये बात यहाँ पे फॉलो हो गया, तो ये शांत हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 6/15 क्या है, तो 6/15 में यहाँ पे सबसे पहले हमें हर देखना है, तो हर इसका कितना है भाई, तो इतना 15 है। 15 को आप गुणनखंड कीजिए तो 3 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पर पावर 1 तो दिख रहा है, ये बात फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 आ गया, तो 3 के आने के कारण यहाँ पे ये संख्या जो है अशांत होगा। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, शांत का मतलब होता है पूरा पूरी कट जाना चाहिए। 8 से भागा यदि आप 6 में देंगे तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे जो भी भिन्न आपको यहाँ पे दिया जाए तो हर से भागा अंश में आपको देना है, तो पूरा पूरी जो कट जाता है वो शांत हो जाता है और जो नहीं कटता है वो अशांत होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है भाई, तो उसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलता है, तो आपको भागा अगर आप देने लगोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप इस टेक्निक को फॉलो अप कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर आप निकाल सकते हैं कि हर में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का रहना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। m और n क्या है, यहाँ पे पावर है, और इन दोनों के अलावा अगर पावर मतलब घात, इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या या अंक आ जाए तो वो क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 6/15 क्या हो जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे बी पे टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, 6x पर पावर 4 इंटू 22 तथा 12x बाई का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखिए इसका भी बहुत ही आसान है सॉल्यूशन करना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 6x पर पावर 4 इंटू वाई तथा यहाँ पे 12x बाई दिया गया है, इनमें हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। तो महत्तम समवर्तक हम कैसे निकालते हैं, जब भी आपको वेरिएबल दिया रहे या तो केवल संख्या रहे, बात यहाँ पे सेम ही है, हम सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड करने पर ही हमें पता चलेगा कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है या तो कॉमन क्या है। जो कॉमन रहता है वही उसका आंसर हो जाता है गुणा करने पर। तो देखिए 6x पर पावर 4 इंटू बाई को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 6 को आप पूरा तरह से तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, और x पर पावर 4 को आप क्या तोड़ सकते हैं, x गुना x गुना x गुना x 4 बार। ठीक है, जितना पावर रहता है उतना आपस में गुना होता है, ये बेसिक बात आपको पता होगा। अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो x गुना x गुना x हम 3 बार पावर करते हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 बार आपस में गुना किए, अगर 6 रहता तो 6 बार आपस में गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 22 है तो यहाँ पे 22 इंटू में हम कर देंगे। उसके बाद एक और क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 12x बाई, तो 12x बाई को भी बिल्कुल हम उसी तरह से विखंडन करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 3 दूनी 6 6 दूनी 12, और x और बाई को आप क्या लिख सकते हैं, x गुना बाई। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है या तो उभयनिष्ठ क्या है, जो रहेगा उसी को गुना करके HCF हो जाएगा उसका, यानी महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 3 और 3 यहाँ पे दोनों में है, तो 3 तो कॉमन है, तो 3 को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 और 2 भी मिल रहा है, तो 2 यहाँ पे इंटू में करेंगे। ठीक है, जितना कॉमन रहेगा उतना आपस में आपको इंटू करना है। ठीक है, दोनों क्योंकि गुना हो जाता है, तो 3 और 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो 3 और 2 को हम यहाँ पे इंटू में कर देना है, यानी कि गुना में कर देना है।
अब यहाँ पे देखिए x भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो यहाँ पे x भी गुना करेंगे। उसके बाद y भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है, तो y भी गुना करेंगे। अगर इतना नहीं मिलता, केवल यहाँ पे 3 मिलता, तो इसका HCF 3 हो जाता। लेकिन और मिल रहा है तो उसको और मिला के देखिए, और उसके बाद जो भी मिलता जुलता रहेगा उसको आपस में यहाँ पे गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6 और x में y से गुना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6xy इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शंस में दिया गया है वहाँ पे हमें टिक कर देना है। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना में दिया गया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 6x भाई, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कितना है भाई 17 नंबर। संख्या 0.32 के ऊपर यहाँ पे बार दिया गया है, इसको आपको p/q के रूप में लिखना है, जहाँ p, q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है। आपको यहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिया जा सकता है भले ही, लेकिन इस टाइप्स को क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में यानी कि 14 फरवरी के पेपर मैथ के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है भाई। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। 0.32 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन, यहाँ पे बार इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन इसका मतलब होता है। तो इसको आप परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए पूरा संख्या हमें यहाँ पे 32 दिख रहा है, यहाँ पे 32 लिखेंगे, बटा करेंगे, जितना संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना हम यहाँ पे बटा में दोनों कर देंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 32/99। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 17 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 1-2 उदाहरण लेकर आपको यहाँ पे समझाते हैं ताकि आपको डिजिट को चेंज कर दिया जाए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 0.84 ऊपर यहाँ पे बार लगा दिया जाए, इसको आपको पूछा जाए p/q के रूप में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पूरा संख्या 84, यहाँ पे 84 लिखेंगे, और यहाँ पे जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 9 हम यहाँ पे बटा में कर देंगे। यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 बार 9 कर देंगे। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे 0.324 इसके ऊपर बार लगा दिया जाए, यानी कि रिपीटेशन। तो अब यहाँ पे देखना है कि 0.324 के ऊपर बार है, इसको आप p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा संख्या आपको यहाँ पे देखिए 324 दिख रहा है, 324 लिखेंगे भाई। अब बटा में यहाँ पे क्या करेंगे, तो जितना संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, यहाँ पे बार अगर आपको याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप ऊपर समझ सकते हैं कि एक लाइनिंग खींचा रहेगा रेखा की तरह, ठीक है। तो जितना संख्या के ऊपर रेखा खींचा हुआ है उतना बार हम यहाँ पे 9 कर देंगे बटा में। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस का भी थ्योरी आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिए भाई, आपको समझ में भी आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 32/99 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 में है, यदि 2 संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 है तो इस संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसके पहले वाले हम थ्योरी बताएं भाई, एक क्वेश्चन और इस टाइप का था। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताएं, HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना क्या हो जाता है भाई दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए। तो हमें यहाँ पे देखिए सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। HCF का मान दिया गया है 15, यहाँ पे HCF का जगह 15 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए LCM का मान 90 दिया गया है, LCM का मान यहाँ पे 90 लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो 2 संख्याओं का यहाँ पे पूछा गया है गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही तो 2 संख्या है, तो इसका गुणनफल हमें निकालना है। इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे 15 गुना 90 करना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 15 नमा 35 से हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 लगा हुआ है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 1350 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना टैप से बन सकता है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, तो आपको हम पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1350। जहाँ भी दिख रहा है यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक कर देना है। 18 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो पाई एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। पाई एक होता है अपरिमेय संख्या, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। 20 में क्या है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को घुरा दिया गया है। इसके पहले क्वेश्चंस क्या था, तो 2 क्रमागत संख्याओं का आपको HCF पूछा गया था, और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में यहाँ पे चेंज किया गया है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मिस करते हो भाई, तो यहाँ पे ये जो टिक आप कर देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा।
यहाँ पे दिया गया है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में था दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है। इसके पहले वाले क्वेश्चन था दो लगातार संख्याओं का, और यहाँ पे दिया गया है दो क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार ही होता है, तो लगातार यहाँ पे सम संख्या का आपको एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले सम संख्या लेना है लगातार में। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए एक सम संख्या, सबसे पहला सम संख्या 2 हो जाएगा। 2 के बाद 3 आता है तो 3 तो सम संख्या होगा नहीं, विषम संख्या होगा। 3 के बाद सम संख्या कितना आता है भाई, 4 आता है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या 2 और 4 बन गया। अब हमें इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका 2 इसका करेक्ट आंसर यानी कि एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है भाई, तो 2 होता है। 20 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास किए भाई, आपको समझ में भी आया होगा हर एक क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे आप लोगों को हम कराएं। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस और कराने वाले हैं सारे अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन है, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है। सभी क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। डिजिट को केवल चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप्स के अलावा एक भी टाइप्स आपको इधर उधर से कहीं से नहीं आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे समझिए। 21 में है, अब देखिए बहुपद का क्वेश्चन आ गया। वास्तविक संख्या का टोटल 20 क्वेश्चन था, 20 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम यहाँ पे अभी जस्ट आपको सोल्यूशन करके बताएं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 21 आया जो कि बहुपद का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक कौन सा है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे। जब भी आपको बहुपद दिया जाए और उसका शून्यक पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, आपको यहाँ पे बहुपद दिया गया है, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाए और बहुपद दिया रहेगा भाई, तो आपको बराबर में यहाँ पे 0 मान लेना है। ठीक है, अपना मन से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से सब्जेक्टिव भी होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट गुने लास्ट करेंगे भाई। तो 3 और 1 में हम यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे इसके एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, अपना मन से 1 आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 छुपा हुआ होता है। तो फर्स्ट गुने लास्ट आपको करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो 1 में 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 3 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 3 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच वाला है यानी कि -2 आना चाहिए, यानी x का गुणांक आना चाहिए। तो कैसे आप तोड़ सकते हैं, तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद x भी आपको लगाना है क्योंकि 3 और 1 में आप तोड़ सकते हैं। 3 और 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 भी बन जाएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बनेगा प्लस में। तो प्लस में हमें लाना नहीं है, माइनस में लाना है, इसलिए 1 में यहाँ पे 3 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -3x लगाना है और प्लस में यहाँ पे x लगाना है भाई, और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात फॉलो हो रहा है। 3x में x से गुना करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर भी बन गया, और यहाँ पे x में 3x घटाएं, यहाँ पे देखिए -2x आ गया। अब हमें यहाँ पे देखिए जोड़ा जोड़ा बना लेना है, उसके बाद जो भी कॉमन है यहाँ पे कॉमन हम सिंपल से निकालेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन x है, x को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे x बचा, माइनस है, माइनस करेंगे भाई। 3x में क्या है, तो 3x को अगर आप पूरा तरह से विखंडन करते हैं तो 3 गुना x इसमें है, x को आप बाहर ही निकाल दिए, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस है, यहाँ पे प्लस करेंगे। x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो जरूर है, कुछ भी कॉमन जब ना दिखे तो 1 कॉमन हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद x माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट का मान, हम जो भी अंदर के ब्रैकेट का मान है बराबर आना चाहिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन का, अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन करना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट का मान बराबर आ गया, यानी कि आप सही रूप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो भी मान दिया गया है सबसे पहले हम लिखेंगे x माइनस 3, उसके बाद जो बाहर दिया गया है उसको भी हमें यहाँ पे ब्रैकेट में ही करना है, तो यहाँ पे
x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 0 करेंगे। अब यहाँ पे बारी बारी से लिखेंगे x माइनस 3 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा भाई, तो x बराबर प्लस में 1 है, पक्षांतर करेंगे माइनस में 1 हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है पक्षांतर करने पर, ये बेसिक बात आपको पता होगा, गुना का भाग, भाग का गुना हो जाता है। तो 3 और -1 जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुपद चेंज करके भी दे दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो मेरा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 3 और -1 हमें यहाँ पे बी में दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे बी में हमें टिक कर देना है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस कौन सा सही होगा। तो जब भी इस टाइप्स को आपको क्वेश्चंस मिले कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 2, और आपको बताना है कि ये बहुपद कौन सा है चारों ऑप्शंस में से। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, बराबर 0। ये बेसिक बात आपको पता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस पे हमें मान सिंपल से पुट कर देना है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दिया गया है क्वेश्चंस में ही, तो यहाँ पे कितना है -3 है, यहाँ पे -3 रख देंगे भाई सिंपल से। माइनस यहाँ पे पहले से फॉर्मूला में होता है और माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पे -3 को -3 ही लिखेंगे, और इंटू एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे भाई, प्लस है यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पुट करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना दिया गया है, तो इसका मान 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, 3 में एक्स से गुना करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है भाई, टिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 22 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 में यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको 2 टाइप से पूछ सकता है, तो क्या क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, आपको यहाँ पे बहुपद को चेंज कर देगा, ठीक है, या तो सेम भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कल के पेपर में आप देखिएगा। यहाँ पे यदि बहुपद आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे टेक्निक पता रहना चाहिए कि कैसे हम सोल्यूशन करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पूछा गया है और एक बहुपद दिया गया है। आपको चाहे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का भी मान पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का क्वेश्चन बन जाता है, आपको कोई बहुपद दे दिया जाएगा, उसमें से आपको अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया जाएगा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, या तो अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया जाएगा यानी कि शून्यकों का योगफल। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। हमें इसके लिए क्या करना होगा भाई, तो इसके लिए हमें a, b और c का मान पता होना चाहिए। और a, b और c का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसके लिए एक द्विघात बहुपद का समान सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोगों को पता होगा। फास्ट में हम इसलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना है, तो हम अगर स्लो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए फास्ट में आपको समझना है। लगभग आपको 70 से 80% का क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान देकर आपको समझना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, एक्स स्क्वायर मिल गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है। जब कुछ नहीं दिखे तो उसके आगे 1 छुपा हुआ रहता है, आपको पता रहना चाहिए। तो ए का मान यहाँ पे देखिए 1 निकल जाएगा, और उसके बाद एक्स मिल गया, बी का मान यहाँ -2 निकल गया, और सी का मान यहाँ पे कितना निकल गया भाई -6 निकल गया। तो ए का भी मान हमें पता हो गया, बी का भी मान हमें पता हो गया, सी का भी मान हमें पता हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा पूछ ले या तो अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, बिल्कुल हम इजली से यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, तो c बटा ए होता है, केवल आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए।
तो सी का मान यहाँ से देखिए -6 है, तो यहाँ पे -6 पुट कर देंगे और बटा ए करना है। ए का मान देखिए अभी जस्ट आप निकालें 1 है, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे -6 बटा 1 कितना हो जाएगा भाई -6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन में दिया गया वहाँ पे हमें टिक कर देना है, तो इसके भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ से पूछ लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई -b बटा ए होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो b का मान यहाँ से देखिए -2 दिया गया है और माइनस पहले से होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे माइनस और प्लस को आपको ध्यान देकर यहाँ पे चलना है। तो माइनस को माइनस ही यहाँ पे अभी छोड़ेंगे और b का मान -2 दिया गया है, तो यहाँ पे -2 भी पुट करेंगे और बटा ए करना है। ए का मान यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना जब होता है तो प्लस हो जाता है। 2 बटा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर अल्फा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में पूछता तो हम 2 बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा पूछा इसलिए -6 बताएंगे। आपको चाहे तो यहाँ पे डिजिट को भी चेंज कर दिया जाएगा, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए आपको बहुपद पहचानने का तरीका बताते हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद पहचानने का नियम क्या है, वेरिएबल आपको x y z कुछ भी रह सकता है, ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है। वेरिएबल का मतलब x y z ABCD से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, y भी आपको मिल सकता है, z भी आपको मिल सकता है, t भी आपको मिल सकता है, v भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a से लेकर z तक में। अब हमें पहचानना है कि बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स आपको बताते हैं। जब भी वेरिएबल पर पावर माइनस में हो, यहाँ पे लिख के समझाते हैं, जब भी वेरिएबल पर पावर माइनस में हो या तो दशमलव में हो या फिर तो बटा के रूप में हो, ठीक है, जब भी इस टाइप्स का मिले पावर में रहना चाहिए। जैसे x पर पावर -5 है तो यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे x पर पावर -3.14 है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 2x पर 5 पर पावर 12 यहाँ पे कर दिया जाए, ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे माइनस में नहीं रहना चाहिए, दशमलव में नहीं रहना चाहिए, भिन्न में नहीं रहना चाहिए, वो बहुपद नहीं होता है। इसके अलावा सभी बहुपद होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन में इस टाइप्स का यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल पर पावर 1/2 हमें मिल गया, भिन्न के रूप में मिल गया, यही बहुपद नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी यहाँ पे क्या है भाई बहुपद है, ठीक है। 1 से लेके 2 3 4 5 कुछ भी जो भी होल नंबर में आता है वो क्या हो जाएगा भाई, तो बहुपद होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए पूछ दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको कल के पेपर में मिल सकता है। आपको द्विघात बहुपद का समान सूत्र पूछ लिया जाएगा या तो त्रिघात बहुपद का समान सूत्र पूछ लिया जाएगा। आपको दोनों में से किसी भी आपको प्रथम पाली या द्वितीय पाली में मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप या तो समान सूत्र आपको पूछ दिया जाए, दोनों का बात सेम ही होता है, आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। व्यापक रूप पूछ दिया जाए या तो समान सूत्र पूछ दिया जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद का होता है ax³ + bx² + cx + d, ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। अगर आपसे यहाँ पे द्विघात का पूछ लिया जाता तो द्विघात का भी जस्ट आपको बताएं ax² + bx + c होता है, ठीक है। ax² + bx + c होता है द्विघात का, त्रिघात का होता है ax³ + bx² + cx + d। दोनों में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, मेरा उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27, यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक हल अद्वितीय है, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जब भी आपको अद्वितीय का क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो देखिए भाई सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है x - 2y = 3 और एक दिया गया है 3x + ky = 1, ये दोनों समीकरण है। अब हमें यहाँ पे अद्वितीय का शर्त यहाँ पे दिया गया है और k बराबर मान पूछा गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आपको यहाँ पे निकालना होगा। समीकरण 1 से a1 b1 और c1 निकल जाएगा और समीकरण 2 से a2 b2 और c2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 के यहाँ पे लिए इस तरह से आपको लिखना होगा
एक्स माइनस 2y प्लस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 कर देंगे बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब भी a1 b1 c1 आपको मान निकालना रहे तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है। बराबर में आपको 0 करना है हर हाल में। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन था, तो इस तरह पे आपको यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3x और प्लस में है के वाई, उसके बाद यहाँ पे बराबर में 1 है, यानी कि 1 के आगे कुछ नहीं चिन्ह दिख रहा है तो प्लस में है। प्लस और माइनस यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट बताते हैं आपको पहचानने के लिए। माइनस आपको डायरेक्ट मिलेगा और प्लस छुपा हुआ रहता है, ये भी बात आपको पता रहना चाहिए। तो इसके आगे देखिए कुछ नहीं तो प्लस जरूर है, तो प्लस छुपा हुआ रहता है भाई। और बराबर के इस साइड जब हम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हम 0 0 बराबर में बना लिए। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1 के लिए। और समीकरण 2 के लिए होता है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x मिल गया भाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 का मान यहाँ से देखिए 1 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से y मिल गया, तो b1 के आगे यहाँ पे देखिए -2 दिख रहा है, यहाँ पे b1 का मान -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना निकल जाएगा, c1 का मान -3 दिख रहा है, यहाँ पे -3 लिखेंगे। माइनस और प्लस को आपको ध्यान रखकर यहाँ पे चलना है भाई। माइनस और प्लस में अगर आप गलती करते हैं तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, मैथ का यही कमाल है। अब अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए अगला समीकरण यहाँ पे क्या है, तो अगला समीकरण x मिल गया। a2 का मान यहाँ पे देखिए x के आगे 3 दिया है, तो a2 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा भाई, 3 निकल जाएगा। इसी तरह से y मिल गया है, b2 का मान यहाँ पे y के आगे k दिया है, तो b2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हम निकाल लिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब यहाँ पे देखिए k का मान इजली हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमें यहाँ पे a1 बटा a2 करना होगा, ठीक है। a1 बटा a2 दोनों को हमें यहाँ पे रिलेटिव करना है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से a1 उठाना है, समीकरण 2 से a2 उठाना है। तो a1 बटा a2 किए, इसका मान कितना निकल जाएगा, a1 का मान देखिए 1 है और a2 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1/3 हो गया। a1 बटा a2 बराबर, अब हमें यहाँ पे b1 बटा b2 चेक करना है भाई। तो b1 बटा b2 का मान यहाँ से क्या निकलेगा, तो b1 का मान यहाँ पे देखिए -2 है और b2 का मान यहाँ पे देखिए k है, तो यहाँ पे बटा में k करेंगे। अब हमें इन दोनों को बराबर करना होगा, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर जब करना है तो ये दोनों तो एक्चुअल में बराबर है ही नहीं। 1/3 और -2 बटा के क्या यहाँ पे दोनों बराबर है, नहीं है। इज नॉट इक्वल टू है, तो इसलिए यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हम लिखेंगे। a1 बटा a2 b1 बटा b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम इज नॉट इक्वल टू लिखे। इज नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है। अब हमें यहाँ से देखिए a1 बटा a2 का मान 1/3 है, 1/3 लिखेंगे भाई, इज नॉट इक्वल टू। b1 बटा b2 का मान यहाँ से हमें -2 बटा के लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, के में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे के हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे -6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू है, इसलिए इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे के इज नॉट इक्वल टू -6 जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है भाई, सारा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको रटने का मन है तो दूसरा वीडियो दूसरा के चैनल पर आप चले जाइए, सारा क्वेश्चन आपको रटा देगा। तो इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है भाई, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं, आपको सीखना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे क्या है, तो समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया गया है तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 दिया गया है। यहाँ पे चारों ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे देखना होगा। अद्वितीय हल होगा, या तो अनंत हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो नन ऑफ दीज होगा। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो इसके लिए आपको सोल्यूशन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 5, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए 4x प्लस 6y बराबर यहाँ पे 15 दिया गया है, समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया है। अब यदि हमें यहाँ पे y वाला विलुप्त कर लीजिए या तो x वाला विलुप्त कर लीजिए, यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 गुने यहाँ पे यदि हम 2 करते हैं
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, 2 दूनी 4x हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ पे 6y हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4x प्लस 6y यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x वाला भी कट गया, y वाला भी कट गया। यहाँ पे x और y का मान आप निकाल ही नहीं सकते हैं। जब भी यहाँ पे विलोपन विधि का शर्त लगाएं भाई तो यहाँ पे x वाला भी कट गया और y वाला भी कट गया, इसलिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पे y वाला केवल कटता और x वाला बच जाता तो इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दोनों कट गया, इसलिए इसका क्या आंसर होगा भाई, तो यहाँ पे 28 का C हो जाएगा। इसका आंसर कोई हल नहीं होगा, दोनों यहाँ पे कट गया, क्योंकि x और y का आप मान निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे दोनों कट गया विलोपन विधि से यहाँ पे लगाने के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 में दो रैखिक समीकरण का हल एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होता है भाई, तो एक हल होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 29 तक बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश किए भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे देखिए क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन और इस टाइप का था तो डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन तो आप देखते के साथ इजीली आप इसको आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दिया गया है, इसमें से हमें क्या बताना है भाई, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन आ गया, उसके रिलेटेड दो टाइप्स का बना कि नहीं बना, तो हर क्वेश्चंस का हमें यहाँ पे जितना टाइप्स बन सकता है बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी भी टाइप्स आपको वही रिलेटेड दिया जाए तो आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली बना पाएँ। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यानी कि माइनस बी बटा ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ पता रहना चाहिए, ए बी और सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लगा देंगे, ए का मान यहाँ पे 1 निकल जाएगा, एक्स बी का मान यहाँ पे देखिए 5 निकल जाएगा और सी का मान यहाँ से 8 निकल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। बी का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस का भी तो अपने आप में वैल्यू है, माइनस को आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो माइनस भी यहाँ पे करेंगे और बटा में यहाँ पे ए है, ए का मान यहाँ पे कितना है भाई 1 है, -5 में 1 से हम भागा देंगे, यहाँ पे -5 ही रहेगा। तो -5 जहाँ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिजिट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, बहुपद यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है x × 2x - 5 और -3 दिया गया है और हमें क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। तो आपको योग जब पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा समझना है और जब गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा × बीटा समझना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको छोटा सा गलती होगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसको इस टाइप से मिला हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बहुपद बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुपद दिख नहीं रहा है भाई, तो हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे, ब्रैकेट को हमें हटाना होगा। तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम x से इसमें गुना कर देंगे, तो x में 2x से गुना होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा भाई, माइनस है यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ब्रैकेट से हमें जब बाहर निकालना होता है तो जो भी कॉमन रहता है वो दोनों में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें गुना किए, अब हमें यहाँ पे इसमें गुना करना है, तो x में 5 से गुना होगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा और -3 यहाँ पे -3 कर देंगे। अब यहाँ पे a b और c का मान हमें इजीली मिल जाएगा भाई, कैसे, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान सिंपल से हमें लगा देंगे द्विघात बहुपद का समान सूत्र, x स्क्वायर मिल गया, a का मान यहाँ से 2 निकल गया भाई, x मिल गया, b का मान यहाँ से देखिए -5 हो गया और c का मान यहाँ से देखिए -3 हो गया। अब जो भी आपसे पूछ लिया जाए योग या तो गुणनफल, इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। योग पूछा गया यानी अल्फा प्लस बीटा, -b बटा 1 हमें करना है, यहाँ पे माइनस पहले से है फॉर्मूला में, और b का मान देखिए -5 दिया गया है, -5 रख देंगे और बटा a करना, a का मान 2 हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 बटा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ भी ऑप्शन हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 बटा 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है, 31 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, ऑप्शन ए में 2/3, ऑप्शन बी में 4/3,
4/3, ऑप्शन सी में 4/5, ऑप्शन डी में 3/5। जल्दी से यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना है, किस तरह से आप करेंगे। तो देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है हम लिखेंगे px²। उसके बाद क्या है भाई, तो 4x + 3 है, यहाँ पे 4x + 3 करेंगे और बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना है, तो p का मान निकालना है। तो सिंपल से हम इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए तो सबसे पहले हमें यहाँ से जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चंस मिले और आपको p का मान b का मान कुछ भी यहाँ पे आपको वेरिएबल लगा सकता है, आपसे यहाँ पे t भी पूछ सकता है, s भी पूछ सकता है, और आपको इसी टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो जब भी इस टाइप्स का मिलेगा तो देखिए इसमें आपको रूल क्या निकालना है, तो आपको d बराबर निकाल देना है। d बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, यानी विवेचक। तो विवेचक बराबर क्या होता है भाई, तो b² - 4ac होता है, आपको पता होगा। तो b² - 4ac यानी कि तीनों का यूज हो गया a b c। तो a b c आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो जब भी आपको बहुपद दिया जाए और a b और c का मान आपको निकालना हो तो आपको द्विघात बहुपद का समान सूत्र लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे ax² और प्लस में bx + c बराबर 0 हो जाएगा। x² से x² मिल गया भाई, इसके आगे देखिए p है, a का मान यहाँ से देखिए p निकल जाएगा। इसी तरह से x यहाँ पे मिल गया, b के आगे यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो b का मान यहाँ से 4 निकल जाएगा, इसी तरह से c का मान भी यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पे p निकालना है, p बराबर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको विवेचक का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि d बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा b² - 4ac होता है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है भाई कि विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, या तो विवेचक का दूसरा रूप होता है विविक्तर, कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए d का मान हमें निकालना है, तो d बराबर b² - 4ac। जब इस फॉर्मूले पे हमें पुट करेंगे तो p का मान ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए b का मान यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर हमें करना है क्योंकि b² है, माइनस से माइनस करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से सबका मान यहाँ पे हमें पुट कर देंगे जो भी दिया गया है। यहाँ पे 4 है, 4 करेंगे भाई, इंटू यहाँ पे दिख रहा है, इंटू का मतलब होता है गुना। जब भी कुछ भी चिन्ह नहीं दिखा है वहाँ पे गुना रहता है, आपको समझना है। a का मान यहाँ पे देखिए p है, p करेंगे, c का मान यहाँ से क्या है भाई, तो c का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 करेंगे, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d बराबर b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे बराबर में 0 कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16, और माइनस में 4 तिया 12 हो जाएगा, p लगा हुआ है यहाँ पे 12, p लगा देंगे, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 16 बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 16 बराबर यहाँ से निकल जाएगा, माइनस में 12 p है, जब इस साइड हम भेजेंगे तो 75 करेंगे तो यहाँ पे बराबर में प्लस में हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, p बराबर भाई, तो यहाँ पे कर सकते हैं 16, गुना में आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पे 75 करेंगे, भागा में 12 हो जाएगा। यहाँ पे काट दीजिए, आप कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कट रहा है, इसलिए ऑप्शन कट करके ही ऑप्शन में दिया गया है। तो 4 चक्के 16 और 3 चक्के 12, यहाँ पे देखिए 4/3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कट नहीं रहा है तो 4/3 जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है भाई, टिक करना है। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 32 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 33 में समीकरण 3√3 x² प्लस में 10x है प्लस में √3 बराबर 0 का विवेचक देखिए आपको यहाँ पे पूछ लिया गया, जो फॉर्मूला आपको अभी हम जस्ट बताएं। विवेचक का दूसरा रूप विविक्तर आपको पूछ लिया जा सकता है, तो आपको दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी आपको बहुपद दिया जाए इस टाइप से या तो किसी भी टाइप से आपको विवेचक पूछा जाए तो हमेशा आपको d बराबर b² - 4ac बराबर आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3√3 x² प्लस में यहाँ पे 10x है और प्लस में यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है। हमें यहाँ से क्या करना है भाई, विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए d बराबर b² - 4ac यूज करेंगे। तो तीनों चीज़ हमें पता रहना चाहिए, a भी b भी c भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ax² और प्लस में bx + c हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना होगा। x² यहाँ पे देखिए दोनों मिल रहा है, x² के आगे यहाँ पे 3√3 है और x² के आगे यहाँ पे a है, यानी कि a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3√3 हो जाएगा। इसी तरह से x मिल रहा है, b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। अब d बराबर फॉर्मूला यानी विवेचक बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, आपको अभी जस्ट हम बताएं। अब जहाँ जहाँ
यहाँ पे मान दिया गया है वहाँ वहाँ मान यहाँ पे रख देंगे। b का मान यहाँ पे देखिए 10 दिया गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे b का स्क्वायर करना है, माइनस है यहाँ पे माइनस करेंगे भाई, यहाँ पे 4 है 4 करेंगे, इंटू a का मान यहाँ पे 3√3 अभी जस्ट आप निकाले हैं। उसके बाद c का मान देखिए यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, माइनस से माइनस करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 होगा। जब भी रूट में रूट से गुना होता है तो रूट से रूट कट जाता है, जो भी रूट के अंदर मान होता है वही उसका आंसर हो जाता है। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कशन किए हैं। तो रूट के अंदर रूट यहाँ पे है और दोनों यहाँ पे रूट रूट में ही है, तो रूट के अंदर जो भी मान है यहाँ पे आंसर 3 होगा। और 3 में 3 से गुना होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में 4 से गुना होगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 100 में से 36 घटा दीजिए, यहाँ पे 64 है। जो भी ऑप्शन में हमें 64 दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, तो 34 में यहाँ पे देखिए, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल है तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। चारों ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुरा दिया गया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना लिख के यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा किया गया है। तो क्या यहाँ से आप डायरेक्ट समझ नहीं सकते हैं कि ये तीनों में यहाँ पे 3 और 3 दिख रहा है, तो क्या 3 को आप कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब 3 हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में घुरा सकता है भाई, इसलिए आपको हम सोल्यूशन करके बता रहे हैं। जब आपको सोल्यूशन करने का तरीका पता रहेगा तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुरा दिया जाएगा तो आप बना के आओगे, ना कि उसे छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा दिया गया है। 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 3 हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 3 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, यहाँ पे बचेगा बीटा। तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमें यहाँ से निकालना है। और बहुपद यहाँ पे देखिए दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया गया है, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा का मान यदि हम निकाल लेते हैं और इसमें गुना कर देते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो b का मान यहाँ से देखिए कितना निकल जाएगा 4 भाई, और a का मान इसके आगे कुछ नहीं तो 1। डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दिए क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का हम बता चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया होगा किस तरह से हम a b और c का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें यहाँ पे निकालना है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। केवल अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना रहता तो इसका आंसर 4 हो जाता, लेकिन 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है, इसलिए 4 में 3 से गुना कर देंगे भाई, तो चढ़ती कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे मैं टिक कर देना, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको समझना है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अगर जो क्वेश्चंस को यहाँ पे सीरियल नंबर से दिया गया है, केवल इस क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करें तो 35 क्वेश्चंस मात्र 30 मिनट लगता, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के आगे जितना क्वेश्चंस बन सकता है उस टाइप से सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे भागना नहीं है, सारा क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन बिल्कुल जितना टाइप्स का बन सकता है यहाँ पे हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो 35 में समझिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, आपको पता होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 100 ऑब्जेक्टिव्स में से जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में से किसी भी पाली में आ सकता है भाई। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है आने का, आप देखेंगे कल के पेपर में। तो यहाँ पे 35 36 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अभी जस्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस ऊपर में बताएं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने के लिए, कि जब भी आपको योग दे दिया जाए यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल दे दिया जाए अल्फा इंटू बीटा और आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जिसका मान दिया है यहाँ हम रख देंगे तो सिंपल बहुपद यहाँ पे निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे भाई,
अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इंटू एक्स है, इंटू एक्स करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -15 है, तो -15 यहाँ पे लिखेंगे। माइनस और प्लस आपको ध्यान देना है, माइनस को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, ना तो प्लस के छोड़ना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है -2x हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस होगा। अगर यहाँ पे आप माइनस को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे प्लस आप लिख देते हैं और ऑप्शन आप यहाँ पे गलत मार देते हैं, क्योंकि थोड़ा रिलेटेड सारा ऑप्शंस में यहाँ पे दिया रहता है भाई। आप छोटा सा भी गलती करोगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा और आप गलत मार के चलो आएंगे, ठीक है। तो इसलिए माइनस और प्लस को भी आपको वैल्यू देना है, माइनस प्लस का भी वैल्यू है। सारा क्वेश्चन आपको गलत करा सकता है, माइनस और प्लस का इतना कमाल है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस जब हम गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब इसका करेक्ट आंसर देखिए, एक्स स्क्वायर -2x -15 जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ हमें टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38 में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5 का मूल है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आप बनाने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगा ए बी और सी का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद इतना बराबर आपको यहाँ पे मान निकाल लेना है, ठीक है। तो 38 आपके लिए छोड़ देते हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराए मात्र एक क्वेश्चन आपको लिए हम यहाँ पे छोड़े हैं। तो 38 तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 यहाँ पे समझिए, 39 में है एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का घात हमेशा प्लस में 2 होता है, आपको पता होगा, माइनस में नहीं होता है, प्लस में 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस के अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो यहाँ पे गलत भी आप कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है भाई, +2 होता है, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 39 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल समान है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ पे b² बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस में 4ac है तो इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 4ac होगा। तो b² बराबर 4ac जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b² बराबर 4ac यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें टिक करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 पे है। 41 में यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी आपको लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक मात्र 2 ही क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़े हैं भाई, तो 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पे समझिएगा, अपने खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, तो द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक क्या होगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन चलिए इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पे विवेचक पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस में है 2x और प्लस में यहाँ पे 1/3 है, बराबर यहाँ पे 0 है, और हमें यहाँ पे विवेचक पूछा गया है, यानी कि d पूछा गया है। तो यहाँ पे d हम निकालेंगे सिंपल से। तो d निकालने के लिए हमें a भी ज़रूरत पड़ता है, b भी ज़रूरत पड़ता है, c भी ज़रूरत पड़ता है। तो a का मान यहाँ से देखिए 3 निकल गया, क्योंकि ax² होता है। इसी तरह से b का मान यहाँ से देखिए bx होता है, यहाँ x मिल जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से 1/3 हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं x² + bx + c के यहाँ पे लिख के। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल दिए, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हमें यहाँ पे d बराबर निकालना है, तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac = 0 होता है। b का मान देखिए -2 है, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर करेंगे भाई, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 1/3 लिखेंगे, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि गुना भाग में दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को हम काट दिए। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब भी आपको देखिए एक सिंपल सा, आपको यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब माइनस वाला यहाँ पे पावर जब रहता है तो वो मतलब कर नहीं पाते हैं। तो देखिए इसका सिंपल ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे -2 का यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया, तो जब भी यहाँ पे सबसे पहले आप माइनस अभी यहाँ पे भुला जाइए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। जब भी माइनस पर यहाँ पे सम संख्या दिखे आपको, तो यहाँ पे प्लस में आंसर आपको निकल कर आएगा।
अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा और उसका पावर आपको विषम संख्या में दिखे तो यहाँ पे माइनस में आंसर निकल कर आएगा। जैसे आपको यहाँ पे समझाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका तरीका कि जैसे -2 का स्क्वायर है तो क्या -2 गुने -2 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये छोटा सा गलती आपको यहाँ पे गलत करा सकता है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। 2 गुना 2 करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। देखिए ये बात फॉलो हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे पावर 2 है यानी सम संख्या है तो प्लस में होगा, अगर माइनस रहेगा और विषम संख्या रहेगा तो उसका जो भी होगा उसमें उसके बाद माइनस यहाँ आंसर निकल कर आएगा। तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 42 का। तो यहाँ पे देखिए 4 इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 4 बच रहा है, 4 में 4 यहाँ पे कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक करना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 43 में है -10 -6 -2 2 यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है 34वें पदों की संख्या क्या होगा। ये देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है भाई। इस टाइप्स का क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको देखिए इससे कितना टाइप्स बन सकता है। तो देखिए सभी टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ से हम बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है तो -10, -6, -2, 2 उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 34 दिया गया है। इसमें से देखिए आपको क्या क्या पूछ सकता है। आपसे यहाँ पे प्रथम पद पूछ सकता है भाई, तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, तो इसका प्रथम पद -10 हो जाएगा। ठीक है। आपसे यहाँ पे डी बराबर भी पूछा जा सकता है। तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, आपको पता होगा। तो सेकेंड पद इसका -6 है, -6 करेंगे, उसके बाद माइनस फर्स्ट पद तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद 10 है तो 10 में से 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ से आपको प्रथम पद भी पूछ सकता है और आपको यहाँ पे डी पूछ सकता है। तो डी बराबर सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है। डी का मतलब होता है सारवंतर। ठीक है। तो प्रथम पद भी आपको पूछ सकता है और सारवंतर भी आपको पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 34वें पदों की संख्या, आपको n का मान निकालना है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहे और आपको पदों की संख्या पूछे तो आपको डायरेक्ट समझना है कि हमें n का मान निकालना है। और n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर एक फॉर्मूला आपको जुबान पर रहना चाहिए भाई, तभी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाओगे। ठीक है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फॉर्मूला। n का मान हमें निकालना है, बाकी सभी का मान यहाँ पे दिया गया है। Tn का मान देखिए यहाँ पे 34 दिया गया है, जो लास्ट में होता है वही Tn का मान होता है। तो यहाँ पे Tn का मान 34 रख देंगे भाई, बराबर यहाँ पे करेंगे। a का मान अभी जस्ट यहाँ पे निकालें, देखिए -10 है, यहाँ पे -10 लिखेंगे, प्लस है प्लस करेंगे, इंटू n का मान तो हमें निकालना ही है, तो n को n ही छोड़ेंगे, माइनस है माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे भाई। और d का मान अभी जस्ट निकाले हैं 4 है, यहाँ पे इंटू में 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 34 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 10 है, पक्षांतर करेंगे, हमें यहाँ पे इस साइड करना है, बराबर के इस साइड करना है, तो माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 और बटा में यहाँ पे देखिए गुना में 4 है, जब हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे भागा में 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे देखिए n-1 हो गया। तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको पता होगा भाई, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट है। पहला और दूसरा का तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा। तो ये अगर हम कैलकुलेशन भी बताने लगेंगे तो 10 घंटा का वीडियो बनेगा, तो वो सब बात बिल्कुल गलत है। आपको कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए। मेन कैलकुलेशन जहाँ होता है वहाँ हम डिस्कशन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 34 और 10 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे देखिए n-1 हो जाएगा। 44 बटा 4 क्या हो जाएगा भाई, 11 से देखिए कट जाएगा, 11 चके 44, 11 बराबर यहाँ पे देखिए n-1 आया। ठीक है। n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 11, माइनस में 1 है, इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में 1 होगा, n का मान यहाँ से देखिए 12 आ गया। जहाँ भी 12 हमें दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करके बताया भाई, आपको रटना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखिए कितना टाइप्स का क्वेश्चन बन गया। ए का मान यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रथम पद, या तो सारवंतर आपसे डी पूछा जा सकता है, या तो आपको पदों की संख्या पूछा जा सकता है, यानी कि एन का मान पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे निकाले। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, तो समांतर श्रेणी इतना दिया गया है, कौन सा पद 88 है। क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, एन का मान आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी आपको पास नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बता देते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7 और 10 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे 88 यहाँ पे इसका मान दिया गया है और n का मान हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद ही होता है a। और d क्या होता है भाई, तो d होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकेंड पद यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में से 1 करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है यहाँ पे d बराबर, यानी कि सार अंतर जब आपको निकालना रहे तो 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो a का मान 1 और d का मान 3 हमें मिल चुका है। और tn का मान देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है 88, और n का मान आपसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पद होगा। जब भी कौन सा पद के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट n का मान आपसे पूछा जाए, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए tn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 88 है, 88 बराबर करेंगे भाई a का मान 1 प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 1 करेंगे इंटू डी का मान देखिए 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 88 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 1 है, पक्षांतर करेंगे माइनस में 1, गुना में 3 है, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे भागा में 3, बराबर यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगा। 88 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे 87 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 3 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखिए 87 बटा 3, 3 से 87 कितना बार में कटेगा, तो 29 ये 87 होता है। यहाँ पे 29 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, n का मान यहाँ से निकल जाएगा 29, माइनस में 1 यहाँ पे प्लस में 1 होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा n का मान। जहाँ भी हमें n बराबर 30 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 44 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 45 में है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन मिले, समांतर माध्य आपसे पूछा जाए जो दो संख्या का बीच, दोनों को आपको जोड़ के आधा कर देना, इसका 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 46 में जैसे देखिए यहाँ पे फिर से आपको बताते हैं, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले समांतर माध्य और दो संख्या के बीच पूछा जाए, तो जो दो संख्या आपको दिया जाए उन्हीं दो संख्या को आपको जोड़ देना है, उसका आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में, तो 46 में है समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या हुआ। ये देखिए न्यू टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, लेकिन यहाँ पे न्यू टाइप्स है। न्यू टाइप्स यहाँ पे क्या है, आपसे 30वां पद पूछा गया है और एक समांतर श्रेणी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन ये भी बड़ा ही इजी है, केवल आपको टेक्निक पता रहना चाहिए। यहाँ पे 10, 7 और 4 दिया गया है, डॉट डॉट डॉट, इसका 30वां पद पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको मिलता है भाई, 30वां पद, 40वां पद, 50वां पद, जितना पद आपको पूछा जाए और आपको एपी आपको एक दे दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए निकालना है और डी निकालना है। तो ए और डी यदि आप निकाल लेते हो तो आपसे 30वां पद, 50वां पद, 29वां पद जो भी आपको पूछा जाए बिल्कुल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए का आपको मान निकालने का तरीका है पता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी कि जो एपी में रहता है उसमें से हम ए कैसे निकालते हैं। तो जो पहला में रहता है यानी कि पहला पद ही होता है, तो ए का मान यहाँ से देखिए 10 निकल जाएगा भाई, और डी का मान यहाँ से निकल जाएगा, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है, तो 7 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पे -3 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए का मान 10 और डी का मान -3 निकल चुका है। अब हमसे पूछा गया है 30वां पद। तो देखिए एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 30वां पद आपसे पूछा जाए तो a + 29d करना है। अगर आपसे 31वां पद पूछा जाए तो a + 30d करना है, यानी कि एक कम करके यहाँ पे करना है। आपसे अगर यहाँ पे 50वां पद पूछा जाता तो a + 49d करते हैं। आपसे यहाँ पे अगर 20वां पद पूछा जाता तो a + 19d करते हैं। हर एक टाइप्स का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको डिजिट को चेंज कर सकता है। तो जितना पद बोले उतना में से आपको मात्र एक करना है कम। जैसे यहाँ पे 30वां पद बोला तो a + हमें 29d का मान निकालना है। अगर यहाँ पे 50वां पूछता तो a + 49d का मान निकालना होता। यहाँ पे अगर 40वां पूछता तो a + 39d का मान निकालना होता। तो मेरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे a का मान देखिए 10 है, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, प्लस 29 है 29 करेंगे भाई, इंटू है, इंटू डी का मान यहाँ से -3 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10, 29 दिया कितना हो जाएगा भाई 87 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 के साथ माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो 10 में से 87 आप घटा दीजिए, कम में से ज़्यादा घटाया जाता है तो क्या लग जाता है भाई, माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे -77 हो जाएगा, ठीक है। तो -77 अब यहाँ पे जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं टिक।
तो ऑप्शन से यहाँ पे देखिए सी में दिया गया है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चंस भी देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुरा दिया गया है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। 1 से 100 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। तो 1 से लेकर लगातार 100 तक का बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि 1 से 100 तक लिखा गया है और यहाँ पे योग आपको बताना है, यानी कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको फॉर्मूला पता होगा, होता है योग बराबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 तक हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से ए का भी मान हम निकाल सकते हैं और डी का भी मान इजीली हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस करके डॉट 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 करके यहाँ पे 100 तक पूछा जा रहा है, इसलिए इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लिए 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे डॉट 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 करके 100वां पद यहाँ पे लास्ट हम लिख लिए। अब हमें पूछा गया है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें बताना है, यानी एस एन का मान, एस एन बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में बैठा लेना है भाई, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपसे पूछा जा सकता है कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, या तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे n बाई टू इंटू 2a + n - 1 इंटू डी होता है, आपको ध्यान रखना है। a का मान यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा भाई, और d का मान यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, और n का मान यहाँ पे देखिए 100 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद है। अब यहाँ पे हमें मान रख देना है, n बाई टू करना है यहाँ पे 100/2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान 100 दिया गया है अंतिम पद, इंटू यहाँ पे करना है 2 गुना a का मान देखिए 1 है भाई, 1 रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा इंटू प्लस में। ठीक है, n का मान तो हमें यहाँ पे कुछ हाँ n का मान यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 करेंगे, और माइनस में d का मान यहाँ से 1 मिल गया, 1 करेंगे। ठीक है, 100/2 यहाँ पे देखिए भागा देंगे 2 से, 100 में तो यहाँ पे 50 बार में कटेगा, तो 50 इंटू हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और प्लस यहाँ पे 100 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो 99 और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। 101 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5050। जहाँ भी हमें दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक करना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी है, केवल यहाँ पे क्वेश्चंस को घुरा दिया गया है। आपको यहाँ फिर से एक बार पढ़ना है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाला 2 अंकों की संख्या लेना है, शुरू से आपको देखना है। यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तो यहाँ पे 1 अंकों की संख्या है, विभाज्य तो हो जाता है 3 से 3, लेकिन 1 अंकों की है। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है 2 अंकों की बोला जा रहा है, तो 1 अंकों का तो हमें लेना नहीं है, 2 अंकों का लेना है। यदि हम छो लेते हैं तो छो भी 1 अंक का ही संख्या है, 3 से विभाज्य होता है, तो छो को भी हम नहीं लेंगे। अगर 9 को लेते हैं तो 9 भी 3 से विभाज्य होता है, लेकिन 2 अंकों की संख्या नहीं है, 1 अंकों की है। तो सबसे पहले शुरू से 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होने वाला कौन सा है भाई, 12 है। यहाँ पे 12 लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा 3 × 5 = 15, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद 12 15 18 होगा, और लास्ट में कितना होगा भाई, लास्ट में यहाँ पे 99 होगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 99 होगा, 33 या 99 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बताना है कितना यहाँ पे होगा, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा, यानी कि यहाँ पे हमें n का मान निकालना है, और tn का मान भी दिया गया है, और a और d का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बन गया। 12 + 3 यहाँ पे 15, 15 + 3 यहाँ पे 18। डिफरेंस हमेशा जब भी बराबर आए तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है, यानी कि एपी में रहता है, आपको बेसिक बात पता होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस भी 3 आएगा, इसका डिफरेंस भी करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि a का मान यहाँ से 12 हो जाएगा भाई, और उसके बाद d का मान यहाँ से हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा यहाँ पे 3, और tn का मान यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 99, क्योंकि लास्ट पद यहाँ पे 99 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, तो कितने 2 अंकों की संख्या, यानी कि n का मान हमें यहाँ से पूछा गया है। तो n का मान बिल्कुल हम इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि a का भी मान पता हो गया, d का भी मान पता हो गया, और tn
इसका भी मान पता हो गया। तो टी एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो टी एन का मान देखिए 99 है, 99 बराबर लगाएंगे ए का मान देखिए 12 है, यहाँ पे 12 लगाएंगे प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1 ही छोड़ देंगे क्योंकि एन का मान तो कुछ है ही नहीं, और डी का मान यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 99 माइनस 12 गुना में 3 है, इस साइड आएगा भागा में 3 बराबर यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा। तो 99 में से 12 आप यहाँ पे घटा लीजिए, तो 9 में से 2 जगह यहाँ पे 7 होगा, और 9 में से 1 जगह यहाँ पे 8 होगा, बटा यहाँ पे 3 और बराबर यहाँ पे एन माइनस 1 अभी बच रहा है। तो 29 3 87 यहाँ पे देखिए कट जाएगा भाई, तो 29 बराबर आया एन माइनस 1, तो एन बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है, इस साइड हम भेजेंगे यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1। तो 29 और 1 मिलके कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। तो एन बराबर 30 जहाँ भी आपको दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 48 का बी। अब अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 49 में समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का माध्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक बिल्कुल कंप्लीट है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं भाई आज की इस वीडियो में, उसके बाद वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो इंतज़ार कीजिएगा आप 5 बजे सुबह में बाकी जो क्वेश्चंस बच रहा है उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। 5 बजे सुबह ही वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा क्यों बनाए भाई, 5 बजे सुबह आपको तैयार रहना है, बाकी जो क्वेश्चंस बता उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे 5 बजे सुबह। 5 बजे आपको डायरेक्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल पर। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो को आपको इंतजार करना है। तो वो वीडियो भी आपको देखकर ही एग्जाम हॉल में जाना है भाई, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपको जब इसी से देखने को मिलेगा तो आप बाहर जब एग्ज़ाम देकर निकलोगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। इसलिए पछताना ना पड़े, इसलिए आपको दोनों वीडियो को देखना ही होगा। तो यहाँ पे चलिए लास्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा, जहां an समांतर श्रेणी का nवा पद है। हम चाहे तो 1.5-2 घंटा के अंदर सभी क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर देते हैं, जो भी मेरा टारगेट था, लेकिन यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन सोल्यूशन कर पाते सीरियल नंबर से, डिटेल में इतना नहीं जा पाते। और डिटेल में जब नहीं जा पाते भाई तो आप फंस भी सकते थे अगर क्वेश्चंस को घुरा के दे दिया जाएगा तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे सारा क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए हैं, जितना मैक्सिमम टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता था तो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 50 को अब सोल्यूशन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 2, 7 और 12 और 17 दिया गया है, और उसके बाद आपको निकालना क्या है, तो A30 माइनस A20 निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे इसका डिफरेंस करेंगे 5, इसका डिफरेंस करेंगे 5, इसका डिफरेंस भी करेंगे 5। हमेशा डिफरेंस बराबर आना चाहिए, वही एपी में होगा, आपको ध्यान रखना है। आपको इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो ए का मान यहाँ पे देखिए 2 निकल जाएगा, डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद करेंगे, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, A13 माइनस A20 निकालना है। तो A13 का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस 29D। A30 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A30 को आप A प्लस 29D आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक कम करके। अभी जस्ट आपको हम बताएं कुछ देर पहले, अगर आपको यहाँ पे A40 मिलता तो आप यहाँ पे A प्लस 39D कर सकते हैं, एक कम करके आपको कवर करना है। तो A का मान यहाँ से देखिए 2 है भाई, प्लस यहाँ पे 29 गुना D का मान यहाँ पे 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। तो 2 प्लस 29 बचे 45 से, तो 145 और 2 मिलके 147 बनेगा। तो A30 का मान हमें यहाँ पे पता चला। अब हमें यहाँ पे A20 का मान निकालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस कर देना है। तो A20 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D लिख सकते हैं, क्योंकि एक कम करके आपको लिखना है, बार बार आपको हम बता रहे हैं। तो A का मान देखिए 2 हो जाएगा, प्लस 19 गुने D का मान यहाँ से 5 हो जाएगा भाई। तो 2 प्लस 19 बचे 95 हो जाएगा, 95 2 जोड़ देंगे यहाँ पे 97 हो जाएगा। 147 में से 97 घटा दीजिए, जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा 0, और 10 और 4 14, 14 में से 9 जाएगा यहाँ पे 5, इसका 50 आया डिफरेंस। तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ भी आपको दिख रहा है वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 50 तक सॉल्यूशन हो चुका है भाई। तो आपको पहले बता चुके हैं
कि एक और वीडियो आएगा सुबह में 5 बजे, उसको आपको देख के ही एग्ज़ाम में जाना है। बाकी जो क्वेश्चन बचा इसका डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सारा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि आपको रटने का ज़रूरत पड़ा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डिटेल में बताए हैं फॉर्मूला के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।